वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का बीईओ और पीसीएस की डिवाइस सीरीज में। और इस डिवाइस सीरीज में आज जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे साथियों जियोग्राफी में, वो है अपवाह तंत्र। ठीक है, अपवाह तंत्र की हम बात करेंगे कि अपवाह का मतलब होता है ड्रेनेज और तंत्र का मतलब है सिस्टम। तो भारत में ड्रेनेज पैटर्न या ड्रेनेज सिस्टम किस तरीके से काम करते हैं, इसको हम बात करेंगे। अपवाह क्या होता है, तो देखो, जब जल किसी रास्ते से बहता है तो उसके बहने का जो क्रम होता है उसी को हम कहते हैं अपवाह। यानी जब कोई जल धरती पर बहना शुरू करता है तो वह किस तरीके से बह रहा है, इसी चीज को हम अपवाह तंत्र के अंतर्गत समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है। तो अपवाह तंत्र के अंतर्गत बेसिकली जिस टॉपिक की हम लोग चर्चा करते हैं वो टॉपिक होता है नदियाँ। ठीक है, तो नदियों के बारे में इसमें हम बातचीत करेंगे। और अगर आप नदियों को देखो तो आपको पता चलेगा कि यूपी का कोई भी एग्जाम हो भाई, कोई भी, चाहे यूपी पीसीएस हो, चाहे आरओ हो, चाहे बीईओ हो, इवन यूपी ट्रिपल एससी के जितने भी पेपर होते हैं, ठीक है, उनमें नदियों से आपको सवाल देखने को मिलता ही मिलता है। तो आपको नदियों वाला चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़ लेना है। इसकी हम 2 या 3 क्लासें लेंगे और डिटेल में इसको पूरा का पूरा पढ़ लेंगे। पहले एक रिवर सिस्टम को हम पढ़ेंगे, उसके बाद उससे जुड़े हुए जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं उनको हम लगाएंगे और इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। निश्चित वाहिकाओं के माध्यम से हो रहे जल प्रवाह को अपवाह कहते हैं। ठीक है, इन वाहिकाओं के जल को अपवाह तंत्र कहा जाता है। किसी क्षेत्र का अपवाह तंत्र वहां के भूवैज्ञानिक समयावधि, चट्टानों की प्रकृति, संरचना, स्थलाकृति, ढाल, बहते जल की मात्रा और बहाव की अवधि का परिणाम होता है। ठीक है। अब नदी जब बहती है तो उससे कुछ वो पैटर्न बनाती है, उनको कहते हैं ड्रेनेज पैटर्न यानी अपवाह प्रतिरूप। सही है। हाँ, जैसे जो अपवाह प्रतिरूप पेड़ की शाखाओं के अनुरूप हो उसे वृक्षाकार, ठीक है, उसे वृक्षाकार प्रतिरूप कहा जाता है। जैसे उत्तरी भारत की नदियां, इसे बोलते हैं डेंट्रेटिक। यह है डेंट्रेटिक ड्रेनेज पैटर्न। ठीक है, वृक्षाकार इस तरीके से, है ना। हाँ, दूसरा होता है इसमें, जब नदी किसी पर्वत से निकलकर सभी दिशाओं में बहती है तो इसे अरीय यानी रेडियल प्रतिरूप कहा जाता है। अमरकंटक पर्वत श्रृंखला से निकलने वाली नदियां इस अपवाह प्रतिरूप के अच्छे उदाहरण, रेडियल पैटर्न के अच्छे एग्जाम्पल हैं। जब मुख्य नदियां एक दूसरे के समांतर बहती हों तथा सहायक नदियां उनसे समकोण पर मिलती हों तो ऐसे प्रतिरूप को जालीनुमा प्रतिरूप कहते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल जो है हो जाएगा नर्मदा और ताप्ती। ठीक है, जब सभी दिशाओं से नदियां बहकर किसी झील या गर्त में विसर्जित हों तो ऐसे अपवाह प्रतिरूप को अभिकेंद्रीय सेंट्रीपिटल प्रतिरूप कहा जाता है। ध्यान रखना, सेंट्रीपिटल प्रतिरूप है। सही है। हाँ, जब नदी एक विशिष्ट क्षेत्र से अपना जल बहा लाती है, जब नदी विशिष्ट क्षेत्र से अपना जल बहाकर लाती है तो उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं जल ग्रहण। ठीक है, कैचमेंट, ये शब्द हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। एक नदी एवं उसकी सहायक नदियों द्वारा अपवाहित क्षेत्र को अपवाह द्रोणी कहते हैं। एक अपवाह द्रोणी को दूसरे से अलग करने वाली सीमा को जल विभाजक या जल संभर यानी वाटरशेड कहा जाता है। बड़ी नदियों के जल संग्रहण क्षेत्र को नदी द्रोणी, जबकि छोटी नदियों एवं नालों द्वारा अपवाहित क्षेत्र को जल संभर ही कहा जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। अगर कोई बड़ी नदी का जल संग्रहण क्षेत्र है तो उसको हम कहते हैं क्या, उसको हम कहते हैं नदी द्रोणी। और अगर कोई छोटी सी रिवर है उसके द्वारा जो अपवाहित क्षेत्र है उसे कहा जाता है जल संभर।
नदी द्रोणी का आकार बड़ा होता है जबकि जल संभर का आकार छोटा होता है। इस बात को आप लोग ध्यान रखना। तो नदी द्रोणी क्या है? बेसिकली नदी द्रोणी है किसी बड़ी नदी का जल संग्रहण क्षेत्र। ठीक है, हाँ। और जल संभर क्या है? जल संभर है किसी छोटी नदी या नाले द्वारा अपवाहित क्षेत्र। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। नदियों और नदियों की घाटी, इसको भी देख लो। एक नदी विशिष्ट क्षेत्र से अपना जल बहा करके लाती है जिसे जल संग्रहण यानी कैचमेंट कहा जाता है। ध्यान रखना। एक नदी एवं उस नदी की सहायक नदियों द्वारा अपवाहित क्षेत्र को अपवाह द्रोणी कहते हैं। एक अपवाह द्रोणी को दूसरे से अलग करने वाली सीमा को जल विभाजक या जल संभर कहते हैं, जो हमने ऊपर अभी पढ़ा। ठीक है। भारतीय अपवाह तंत्र को विभिन्न आधारों पर वर्गीकृत किया जाता है। समुद्र में जल विसर्जन के आधार पर इन्हें दो समूहों में बांटा जाता है, यानी भारत की जो नदियां हैं उन्हें मेनली दो हिस्सों में बांट सकते हैं। पहला है अरब सागर का अपवाह तंत्र, यानी वे सारी नदियां जो कहाँ जाती हैं? अरब सागर में जाती हैं। और दूसरा है बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र, यानी वे नदियां जो बंगाल की खाड़ी में जाती हैं। ठीक है। कुल अपवाह क्षेत्र का लगभग 77% भाग, जिसमें गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, कृष्णा आदि नदियां शामिल होती हैं, बंगाल की खाड़ी में गिरता है। जबकि 23% जिसमें सिंधु है, नर्मदा है, ताप्ती है, माही है, पेरियार है, ये अपना जल अरब सागर में गिराती हैं। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि भारत में जो अपवाह तंत्र है ये दो हिस्सों में बटा हुआ है। ठीक है। भारत का बड़ा हिस्सा यानी 77% हिस्सा जो है वो जाता है बंगाल की खाड़ी में, और केवल 23% हिस्सा ही जाता है अरब सागर में। ठीक है, आगे देखो। प्रायद्वीपीय पठार की नदियों का उद्गम पश्चिमी घाट है और ये बंगाल की खाड़ी में अपना जल विसर्जन करती हैं। ध्यान रखना। नर्मदा और ताप्ती दो बड़ी नदियां इसका अपवाद है। अब नर्मदा और ताप्ती निकलती तो प्रायद्वीपीय पठार से ही हैं, ठीक है, लेकिन ये जो है बंगाल की खाड़ी में नहीं जाती हैं, ये जाती हैं कहाँ? अरब सागर में। तो ये चीज़ आपको स्पेशली थोड़ा सा याद रखनी है। आगे देखो, अब एक एक करके आगे बढ़ते हैं। हिमालयी अपवाह तंत्र की बात करेंगे। हिमालयी अपवाह तंत्र भूगर्भिक इतिहास के लंबे दौर में विकसित हुआ है। हिमालयी अपवाह तंत्र का मतलब हुआ कि वो नदियां जो हिमालय से निकलती हैं, सीधी बात है। इसमें मुख्य रूप से गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र 3 नदी द्रोणियां शामिल हैं। अगला फैक्ट है, यहाँ की नदियां 12मासी हैं। ध्यान रखना, हिमालय से जो भी नदियां निकलती हैं वो कभी नहीं सूखती हैं, उनमें पानी हमेशा बना रहता है, इसीलिए इन्हें 12मासी नदियां कहते हैं। क्योंकि ये बर्फ पिघलने व वर्षण दोनों पर निर्भर है। इनमें जो पानी आ रहा है वो बरसात से भी आ रहा है और बर्फ के पिघलने की वजह से भी आ रहा है। ये नदियां गहरे महाखड्डों, जिन्हें गॉर्ज कहा जाता है, से गुजरती हैं, जो हिमालय के उत्थान के साथ साथ अपरदन क्रिया द्वारा निर्मित है। महाखड्डों के अतिरिक्त ये नदियां अपने मार्ग में वी आकार की घाटियां, शिप्रकाएं और जलप्रपात भी बनाती हैं। कोसी नदी, जिसे बिहार का शोक कहा जाता है, अपने मार्ग बदलने के लिए कुख्यात रही है। सब लोग जानते हैं, सब दुनिया जानती है बात। इंडो ब्रह्म नदी मुख्य 3 अपवाह तंत्रों में बटी है। पश्चिम में सिंध और उसकी 5 सहायक नदियां, मध्य में गंगा और हिमालय से निकलने वाली इसकी सहायक नदियां, और तीसरी पूर्व में ब्रह्मपुत्र का भाग तथा हिमालय से निकलने वाली इसकी सहायक नदियां। ठीक है, तो इंडो ब्रह्मा नदी 3 हिस्सों में बटी हुई है। पहला सिंधु में, दूसरा गंगा में और तीसरा ब्रह्मपुत्र में। अब एक एक करके इन तीनों की बात करेंगे। पहला हिस्सा आज हम देखेंगे जो कि है सिंधु नदी तंत्र। सिंधु की बात करेंगे तो विश्व के सबसे बड़ी नदी द्रोणियों में से एक है, जिसका क्षेत्रफल है 11,65,000 वर्ग किलोमीटर। भारत में इसका क्षेत्रफल कम है, ये है 3,21,289 वर्ग किलोमीटर। इसकी टोटल जो लंबाई है ये है 2880। ध्यान रखना, ठीक है। सिंधु की कुल लंबाई 2880 है, लेकिन भारत में इसकी लंबाई केवल 1114 है, क्योंकि 3 देशों से होकर बहती है। देखो, सिंधु निकलती है तिब्बत से, तिब्बत से निकलने के बाद यह एंटर करती है भारत में लेह लद्दाख में,
और वहाँ से बहते हुए चली जाती है पाकिस्तान में। तो टोटल जो इसकी लंबाई है वो है 2880, लेकिन भारत में कितनी लंबाई है ये है 1114। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। हाँ, निकलती कहाँ से अगर हम ये देखें तो ये निकलती है कैलाश पर्वत के समीप बोखरचू ग्लेशियर से, ध्यान रखना, ठीक है। तिब्बत में सिंधु को बोलते हैं सिंगी खंबान या शेर का मुंह, इसे तिब्बत में कहा जाता है। लद्दाख व जास्कर श्रेणियों के बीच से उत्तर पश्चिम दिशा में बहती हुई है, लद्दाख और बाल्टिस्तान से गुजरती है। सिंधु नदी की बहुत सी सहायक नदियां हिमालय पर्वत से निकलती हैं, जैसे श्योक है, गिलगिट है, जास्कर है, हुंजा है, नुब्रा है, ठीक है, शिगार है, गास्टिक है, द्रास है। इनके दाहिने तट पर मिलने वाली अन्य प्रमुख सहायक नदियां हैं खुर्रम, तोची, गोमल, बिबोवा और संगर। ये सभी नदियां सुलेमान श्रेणी से निकलती हैं। पंचनद नाम से पंजाब की 5 प्रमुख नदियां हैं, सतलज, व्यास, रावी, झेलम, चिनाब, ठीक है, ध्यान रखना। अंत में सिंधु नदी कराची के पूर्व में अरब सागर में गिरती है। भारत में सिंधु जम्मू और कश्मीर राज्य में बहती है, बट अब ये स्टेटमेंट थोड़ा आप करेक्ट कर लीजिए, अब ये बहती है लद्दाख में, ठीक है, अब जम्मू कश्मीर में नहीं है। झेलम जो सिंधु की प्रमुख सहायक नदी है, कश्मीर घाटी के दक्षिण पूर्व भाग में पीर पंजाल गिरपत से बैरीनाग झरने से निकलती है। चिनाब की बात करूंगा तो सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है, चंद्रभागा नाम से इसको जाना जाता है, हिमाचल में। ये सरिताएं हिमाचल में केलांग के निकट तांडी में आपस में मिल जाती हैं, जहां इसे चंद्रभागा के नाम से जाना जाता है। यानी हिमाचल में 2 धाराएं होती हैं, चंद्र और भागा, बाद में जब मिल जाती हैं तब बनती है चिनाब। रावी सिंधु की अन्य महत्वपूर्ण सहायक नदी है, हिमाचल प्रदेश की कुल्लू पहाड़ियों में रोहतांग दर्रे से निकलती है और राज्य की चंबा घाटी में बहती है। व्यास की बात करूंगा तो व्यास अन्य महत्वपूर्ण नदी है जो समुद्र तल से 400 मीटर की ऊंचाई पर स्थित रोहतांग दर्रे के निकट व्यास कुंड से निकलती है। यह नदी कुल्लू घाटी से बहती है और पंजाब के निकट मैदानों में प्रवेश करती है, जहां पर हरिके नामक बैराज के पास ये मिल जाती है सतलज नदी में। देखो, व्यास के बारे में एक पॉइंट आप हमेशा याद रखना कि व्यास सिंधु की एकमात्र ऐसी सहायक नदी है जो पाकिस्तान नहीं जाती है। बाकी जितनी भी सहायक नदियां हैं सिंधु की वो सब पाकिस्तान जाती हैं। झेलम भी पाकिस्तान जाती है, चिनाब भी जाती है, सतलज भी जाती है, रावी भी जाती है, बट व्यास नदी पाकिस्तान नहीं जाती। ये भारत में ही निकलती है और भारत में ही समाप्त हो जाती है, सतलज में मिल जाती है ना। तो ये बात आप लोग स्पेशली ध्यान रखना। सतलज नदी तिब्बत में मानसरोवर के निकट राक्षस ताल से निकलती है, जहां इसे लॉन्गचेन खंबाब के नाम से जाना जाता है। यह हिमाचल पर्वत श्रेणी में शिवकिला से बहती हुई पंजाब के मैदान में प्रवेश करती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारे पास गंगा नदी तंत्र। देखिए, अपनी द्रोणी और सांस्कृतिक महत्व दोनों के दृष्टिकोण से गंगा भारत की सबसे महत्वपूर्ण नदी है, इसमें कोई डाउट नहीं है, सब जानते हैं। यह नदी उत्तराखंड राज्य के उत्तरकाशी जिले में गोमुख के निकट गंगोत्री ग्लेशियर से 3900 मीटर की ऊंचाई से निकलती है। यहाँ भागीरथी के नाम से इसको जानते हैं। देवप्रयाग में भागीरथी अलकनंदा से मिलती है, जिसके बाद यह गंगा कहलाती है, ठीक। गंगा नदी हरिद्वार में मैदान में प्रवेश करती है। गंगा द्रोणी केवल भारत में लगभग 8.6 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैली हुई है। गंगा नदी भारत का सबसे बड़ा प्रवाह तंत्र है। गंगा नदी के दाहिने सहायक गंगा नदी के दाहिने किनारे की सहायक नदियां हैं यमुना, सोन, पुनपुन और दामोदर हैं। इसके बाएं तट पर आकर मिलने वाली महत्वपूर्ण नदियां हैं रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी और महानदी है। सागर द्वीप के निकट यह क्या होती है, बंगाल की खाड़ी में समाप्त हो जाती है, ध्यान रखना। यमुना गंगा की सबसे पश्चिमी और सबसे लंबी सहायक नदी है, सही बात है, दुनिया जानती है। इसका स्रोत यमुनोत्री हिमनद है, जो हिमालय में बंदरपूर श्रेणी की पश्चिमी ढाल से 6316 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। प्रयाग में इसका गंगा से संगम हो जाता है। प्रायद्वीपीय पठार से निकलने वाली चंबल, सिंध, बेतवा, केन इसके दाहिने तट पर आकर मिलती हैं, जबकि हिंडन, रिहंद, सेंगर, वरुणा नदी इसके बाएं तट पर आकर मिलती हैं। इसका अधिकांश जल सिंचाई उद्देश्यों के लिए पश्चिमी और पूर्वी यमुना नहर तथा आगरा नहर में आता है। बात कर रहे हैं यमुना की, ठीक है। आगे देखो,
चंबल नदी, चंबल नदी मध्य प्रदेश के मालवा पठार में महू के निकट से निकलती है तथा उत्तरमुखी होकर एक महाखंड बनाती हुई राजस्थान के कोटा में पहुंचती है, जहां इस पर गांधी सागर बांध बनाया गया है। कोटा से यह बूंदी, सवाई माधोपुर और धौलपुर होते हुए यमुना नदी में मिल जाती है। चंबल अपनी उत्खात भूमि वाली भू आकृति के लिए प्रसिद्ध है, जिन्हें चंबल खड्ड या फिर रेवाइन कहा जाता है। बीहड़, आपको याद है हमने पढ़ा था यूपी स्पेशल में, है ना, उसमें हमने पढ़ा था कि यूपी का एकमात्र जिला जो अवनलिका अपर्दन से प्रभावित है वो है इटावा, वैसे आगरा भी है, और ये जो अवनलिका अपर्दन है ये चंबल की वजह से होता है। आगे देखो, गंडक नदी दो धाराओं काली गंडक और त्रिशूल गंगा के मिलने से बनती है। यह नेपाल हिमालय में धौलागिरी तथा माउंट एवरेस्ट के बीच निकलती है और मध्य नेपाल को अपवाहित करती है। बिहार के चंपारण जिले में यह गंगा मैदान से प्रवेश करती है और पटना के निकट सोनपुर में गंगा से मिल जाती है। ठीक है। घाघरा नदी मापचा चुंगो हिमनद से निकलती है तथा तिला, सेती, बेरी नामक सहायक नदियों का जल संग्रहण करने के उपरांत यह शीशा पानी में एक गहरे महाखंड का निर्माण करते हुए पर्वत से बाहर निकलती है। शारदा नदी इसे मैदान में मिलती है और अंततः यह छपरा में गंगा में विलीन हो जाती है। ठीक है, आगे देखो, कोसी एक पूर्ववर्ती नदी है जिसका स्रोत तिब्बत में माउंट एवरेस्ट के उत्तर में है, जहां इसकी मुख्य धारा अरुण निकलती है। अरुण नदी से मिलकर यह सप्त कोसी बनाती है, ध्यान रखना। रामगंगा नदी गैरसैंण के निकट गढ़वाल की पहाड़ियों से निकलने वाली अपेक्षाकृत छोटी नदी है। शिवालिक को पार करने के बाद यह अपना मार्ग दक्षिण पश्चिम की ओर बनाती है और उत्तर प्रदेश के नजीबाबाद के निकट मैदानों में प्रवेश करती है। अंत में कन्नौज के निकट गंगा में मिल जाती है। ठीक है, आगे देखो, छोटा नागपुर पठार के पूर्वी किनारे पर दामोदर नदी बहती है और भ्रंश घाटी से होती हुई हुगली नदी में गिरती है। बराकर इसकी एक मुख्य सहायक नदी है। कभी बंगाल के शोक कही जाने वाली इस नदी को दामोदर घाटी कॉरपोरेशन नामक बहुउद्देशीय परियोजना ने वश में कर लिया। यानी पहले इसमें बहुत बाढ़ आती थी दामोदर नदी में, बट जब से यहाँ पर जो है हमने रिवर प्रोजेक्ट बना दिया है तब से बाढ़ बहुत कम हो गई, ना के बराबर। शारदा या सरयू नदी का उद्गम नेपाल हिमालय में मिलाम हिमनद से है, जहाँ इसे गौरी गंगा के नाम से जाना जाता है। यह भारत नेपाल सीमा के साथ बहती हुई, जहाँ इसे काली या चाइक कहा जाता है, घाघरा नदी में मिल जाती है। गंगा नदी की अन्य महत्वपूर्ण सहायक नदी महानंदा है, जो दार्जिलिंग की पहाड़ियों से निकलती है तथा यह नदी पश्चिम बंगाल में गंगा के बाएं तट पर मिलने वाली अंतिम सहायक नदी है। गंगा के दक्षिण तट पर सोन एक बड़ी सहायक नदी है जो अमरकंटक पठार से निकलती है। पठार के उत्तरी किनारे पर जलप्रपातों की श्रृंखला बनाती हुई यह नदी पटना से पश्चिम में आरा के पास गंगा में विलीन हो जाती है। गंगा हरिद्वार में मैदानी भागों में प्रवेश करती है तथा गंगा झारखंड की सीमा पर स्थित राजमहल की पहाड़ियों से उत्तर की ओर प्रभावित होती हुई पश्चिम बंगाल के फरक्का नामक स्थान पर बांग्लादेश में प्रवेश करती है, जहां इसे पद्मा के नाम से जाना जाता है, ध्यान रखना। अलकनंदा नदी चमेली, टिहरी, मतलब चमेली नहीं, ये चमोली होगा, चमोली, टिहरी और पौड़ी गढ़वाल जिले से बहती हुई चमोली जिले के नगर पंचायत बद्रीनाथ अलकनंदा के तट पर अवस्थित है, ध्यान रखना। ठीक है, हाँ, बद्रीनाथ जो है अलकनंदा के किनारे पर है, ध्यान रखिएगा ये बात। आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 पीठों में से बद्रीनाथ एक है। केदारनाथ से रुद्रप्रयाग की ओर बहने वाली नदी मंदाकिनी है, यानी बद्रीनाथ जो है अलकनंदा के किनारे है, ध्यान रखना, और केदारनाथ जो है मंदाकिनी के किनारे है। यह चोराबारी ताल से निकलती है तथा सोनप्रयाग में काली गंगा से मिलती है। अंततः केदारनाथ से रुद्रप्रयाग के मध्य प्रभावित होने वाली नदी मंदाकिनी है, ध्यान रखना। रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी अलकनंदा से मिलती है। केदारनाथ मंदाकिनी के तट पर अवस्थित है। कर्णप्रयाग में अलकनंदा से पिंडर नदी मिलती है। अलकनंदा शिवलिंग शिखर के उत्तर पूर्व में अलकापुरी स्थित सतोपंथ हिमनद से निकलती है। ठीक है, हिमालय से निकलने वाली बहुत सी नदियां गंगा में आकर मिलती हैं, जिनमें कुछ प्रमुख हैं रामगंगा, शारदा, घाघरा, गंडक, कोसी और यमुना। यमुना हिमालय की यमुनोत्री हिमानी से निकलती है। यह गंगा के दाहिने किनारे के समांतर बहती है तथा इलाहाबाद के निकट गंगा में मिल जाती है, सबको पता है। शारदा नदी नेपाल हिमालय से मिलाम ग्लेशियर से निकलती है। इस प्रारंभ में इसको गौरी गंगा कहते हैं। भारत नेपाल सीमा पर इसे काली नदी कहते हैं तथा उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में यह घाघरा में मिल जाती है।
कोसी नदी नेपाल हिमालय से निकलकर गंगा में मिलती है। प्राय मार्ग बदलने की प्रकृति के कारण इसमें भीषण बाढ़ आती है, इसीलिए इसे बिहार का शोक कहा जाता है। गंडक नदी नेपाल हिमालय से निकलकर पटना के निकट सोनपुर में गंगा से मिल जाती है। त्रिवेणी नहर में गंडक नदी से पानी आता है, ध्यान रखना, यह पश्चिमी चंपारण में स्थित है। रामगंगा नदी का उद्गम उत्तराखंड राज्य के पौड़ी गढ़वाल स्थित दूधा टोली श्रेणी से होता है। यमुना नदी यमुनोत्री हिमनद के बंदरपुर चोटी के पास से उद्गमित हुई है। ठीक है, हाँ। इसकी प्रमुख सहायक नदियां चंबल, बेतवा और केन हैं। यमुना की बात कर रहा है। अमरकंटक के पठार से निकलने वाली सोन नदी गंगा के दक्षिण तट पर मिलने वाली मुख्य नदी है, जो पठार के किनारों पर जलप्रपात की श्रृंखला बनाती हुई उत्तर दिशा की ओर बहती है तथा पटना के निकट गंगा में मिल जाती है। दामोदर नदी झारखंड के छोटा नागपुर क्षेत्र से निकलकर हुगली नदी के समुद्र में मिलने वाली दामोदर नदी झारखंड के छोटा नागपुर क्षेत्र से निकलकर हुगली नदी के समुद्र में गिरने से पूर्व उससे मिलती है। दामोदर नदी में अचानक बाढ़ आ जाने के कारण इसे बंगाल का अभिशाप कहा जाता है, ध्यान रखना। ठीक है, आगे देखिए। चंबल नदी मध्य प्रदेश के महू के निकट से निकलती है। यह पहले उत्तर दिशा में प्रभावित होकर कोटा के निकट गार्ज बनाती है और यह नदी राजस्थान के सवाई माधोपुर और धौलपुर से होती हुई यमुना में मिल जाती है। गोमती का उद्गम जो है फुलर झील से होता है, पीलीभीत यूपी से। यह गंगा की एकमात्र सहायक नदी है जो मैदानों से निकलती है। गंगा पूर्ववर्ती नदी का उदाहरण है। गंगा हरिद्वार में मैदानी भागों में प्रवेश करती है। झारखंड की सीमा पर स्थित राजमहल की पहाड़ी के उत्तर से प्रभावित होते हुए पश्चिम बंगाल के फरक्का नामक स्थान पर यह बांग्लादेश में प्रवेश करती है, जहाँ से पद्मा नाम से जाना जाता है। ठीक है, हम लोग पढ़ चुके हैं। सुंदरबन डेल्टा भारत बांग्लादेश में स्थित विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा है, जिसका निर्माण गंगा, ब्रह्मपुत्र, मेघना नदियों द्वारा किया गया है। इसका 2/3 हिस्सा बांग्लादेश तथा शेष भारत में है। ठीक है, यह वाला पॉइंट हमने पढ़ लिया है। लास्ट पॉइंट देखिए, यमुना नदी और सोन नदी के बीच जल विभाजक का कार्य कैमूर श्रेणी करती है, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है। सोन नदी प्रायद्वीपीय भारत से आकर गंगा में मिलने वाली प्रमुख सहायक नदी है। कैमूर श्रेणी सोन नदी के उत्तर पश्चिम सीमा का निर्धारण करती है। यह पटना के निकट गंगा से मिल जाती है। तो ये हो गया साथियों आज का हमारा वीडियो। ठीक है, अब इसके आगे चर्चा करेंगे साथियों। अगला जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। चलिए देखते हैं अगली क्लास में।